Good evening, beta. Am I audible? Hello. ठीक है, पहली बात तो आई एम बेसिकली नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू हैड बीन गिवन, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि आप जो है मॉर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग तक अपने डाउट शेयर कर देंगे। और अभी कुछ बच्चों ने अभी मुझे जस्ट इवन मेरे 10 मिनट क्लास का टाइम इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि आपने डाउट एंड में शेयर किए हैं, दिया एटसेट्रा सभी लोग, राइट? तो आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली, आई टेल यू। तो मैं चुपचाप डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। आई विल नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास, बट आई एम सर्टेनली आई एम नॉट गोइंग टू लाइक इट। तो शिवानी, वासु, गौरव, वीरेंद्र, आप लोगों ने टाइमली डाउट सेंड कर दिया था बेटा, दैट्स फैंटास्टिक। और कुछ बच्चों ने भी किया था, जैसे मानसा ने अपने जो भी 2-4 डाउट थे उन्होंने शेयर किए थे। मैं बाय नेम बता रहा हूँ, ठीक है? और एक दो बच्चों के ऑर्डर है, मैं ग्रुप पे मेंशन करूंगा जिन्होंने शेयर किया हुआ है उनको। और इसके अलावा बाकी लोगों से मैं बाकी लोगों के पेरेंट्स के पास मैं इंफॉर्मेशन भेजने जा रहा हूँ कि ये बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, दे आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट देयर कैरियर। आप लोगों ने मजाक बना रखा है पढ़ाई को, और यही वजह है कि लाइफ आपका मजाक बना रही है। आपको 1% अंदाजा इस बात का नहीं है कि कंपटीशन किस लेवल तक जा रहा है, क्या हालत है। इंस्पाइट लॉकडाउन है, सारी प्रॉब्लम है, बट मेरिट इज गोइंग सो हाई। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो। यस यस, चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विदाउट लूजिंग अ टाइम। तो सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने जिस ऑर्डर में डाउट शेयर किए मैं उसी ऑर्डर में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पास जो डाउट आए हैं वो गेम, जैसा कि आई कैन सी गेम 10 एंड 11 के डाउट है। सबसे पहले 9, 10, 11 के, ठीक है? तो गेम 8, गेम 9, गेम 10, गेम 11 पहले मैं डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मैं उसके अलावा जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करूंगा। तो गेम गेम मैं 8 से स्टार्ट करता हूँ। गेम 8 में जो क्वेश्चंस आपने शेयर किए हैं, दे आर क्वेश्चन नंबर 12, 17। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके अलावा 15th का ए पार्ट, बस और कोई क्वेश्चन नहीं शेयर किया गया मुझको। तो देखो ये क्वेश्चंस फटाफट। तो गेम 8 आपके पास होगी, आप ओपन कर लेना, वहां से क्वेश्चन अगर आपको रेफर करना है तो आप देख लेना। गेम 8 फंक्शंस, एंड क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ एक्स दिया हुआ है x प्लस 1c 2x-8, एंड जी एक्स दिया हुआ है 2x-8 cx+1, और एच एक्स दिया हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसमें आपको एच एक्स का डोमेन और रेंज चाहिए, तो पहले तो डोमेन फिगर आउट करेंगे। डोमेन के लिए, इसका डोमेन निकालने के लिए आपको पता है कि x+1 नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x-1 से बड़ा होना चाहिए, 2x 8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, और ये नंबर इससे बड़ी होनी चाहिए, तो x+1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-8 होनी चाहिए। तो यहाँ से x लेस देन 9 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 9। तो आप देखो तो ये तीनों की कंडीशन में x 4 से 9 आता है, तो ये पूरी कंडीशंस को आप समराइज करते हो तो आता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वैल्यू लेगा x, क्योंकि फ्रैक्शन के लिए तो ये एनसीआर डिफाइन नहीं होता। तो 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये डोमेन कंडीशन आई एफ एक्स के लिए।
gx के लिए 2x माइनस 8 पॉजिटिव होना चाहिए, x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए और नेचुरल नंबर होनी चाहिए। x प्लस 1, इसके लिए तो x चलो फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट यहाँ पर x प्लस 1 को डिफाइन होने के लिए x नेचुरल नंबर होना चाहिए, -1 से बड़ा, तो एक्चुअली x 4 से बड़ा और नेचुरल नंबर होना चाहिए। और 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन x प्लस 4 और इक्वल टू x प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो फाइनली क्या है जी, 2x माइनस 8 सी x प्लस 1 ही है ना, तो 2x की वैल्यू 8 से बड़ी, x ग्रेटर देन 4, x प्लस 1, x ग्रेटर देन -1, एंड ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन 12 नहीं, रादर x प्लस 1 था 9 बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। x प्लस 1 था ना, तो यहाँ से आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो इक्वल टू 9 वाली बात आ गई है ना, तो लेस देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब यहाँ पर क्या है देखो, तो यहाँ से बेसिकली आएगा कि x बिलोंग्स टू 9, 10, 11 एंड ऑन। अब दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन में फाइनल क्या है, तो डोमेन ऑफ hx क्या है, डोमेन ऑफ h कंसिस्ट ऑफ ओनली 9 एंड देयरफॉर रेंज ऑफ hx जो होगा वो f9 इंटू G9 होगा। f9 अगर कैलकुलेट करो तो 10C10 आएगा, और G9 कैलकुलेट करो तो 10C10 आएगा, मतलब ये 1 आएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन में ओनली 1 एलिमेंट आएगा, सिंगलटन 1। तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गई। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15th ए पूछा गया, 15th ए। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है जी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये फंक्शन है। अब बोल रहे हैं कि इसकी रेंज बताओ। तो सबसे पहली बात तो ये आपको देख के पता चलना चाहिए कि जो ये है ना, ध्यान से समझो, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस फंक्शन। अगर मैं y0 लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी रेंज जो होती है वो -1 क्लोज से 1 ओपन होती है। चाहे आप ऐसे सोचो, ध्यान से देखो, कई सारे तरीके से आर्ग्यू कर सकते हैं, आप तो रेंज निकालना जानते हैं, तो इसका रेंज हम लोग क्लास में निकाल भी चुके हैं, बट स्टिल ऐसे देखो कि अगर मैं x को tan थीटा ले लूं तो ये -cos2 थीटा है, और कोसाइन की रेंज होती है -1 से 1, तो इसकी रेंज भी -1 से 1 होगी, बट ये 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल होना पड़ेगा, और बेटा ये कभी नहीं हो सकता, ये तभी हो सकता है जब -1 और 1 दोनों इक्वल हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब इसकी वैल्यू 1 को क्लोज करेगी, इट विल अप्रोच टू 1, इसलिए 1 ओपन है। तो -1 to 1 है, इसका मतलब है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, √3/2 टाइम्स y0 जिसको बोलोगे, दिस वेरीज -1 -√3 टू ओपन √3/2, क्योंकि -1 to 1 में √3/2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन y साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी लेस देन साइन इनवर्स ऑफ √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2, नेगेटिव √3/2 को अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, तो अल्फा बीटा दोनों -π/2 से π/2 के बीच के एंगल होंगे, सच दैट साइन अल्फा की वैल्यू -√3/2 होनी चाहिए और साइन बीटा की वैल्यू √3/2 होनी चाहिए, है ना। अब साइन बीटा √3/2 कब होता है, कौन से एंगल का साइन √3/2 होता है इस इंटरवल में, 60 डिग्री, π/3 का। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारी डिसाइड हो गई π/3, तो ये हो गया π/3, अल्फा -π/3 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेंज आ गई कि नहीं आ गई, तो रेंज ऑफ फंक्शन आ गया -π/3 क्लोज्ड से π/3 ओपन। क्लियर है सबको?
इस फंक्शन की रेंज, और डोमेन ऑल रियल नंबर है। हाँ जी, -π/3 क्लोज टू π/3 ओपन रेंज है, और डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15th A। तो शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक डाउट पूछा गया 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में तीनों फंक्शन एक ही टाइप के हैं, ठीक है। तो ये 17th क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया ए पार्ट, y इज इक्वल टू 1/2 cos square x प्लस 4 sin x cos x प्लस 4। अब बोल रहे हैं कि इसका रेंज बताओ। तो इसका रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए, कैसे करेंगे इसका रेंज कैलकुलेट, ये क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, ना तो ये कॉस में क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो रहा है, ना साइन में है। तो एक ही तरीका मेरे को नजर आ रहा है कि 2 cos square x को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x, और 2 sin x cos x को लिख सकते हैं sin 2x। तो इससे ये हमारा एक्सप्रेशन नजर आएगा 1 + cos 2x, यहाँ आएगा तो 1 + 4 5 प्लस कोसाइन ऑफ 2x प्लस 2 sin of 2x। Now if I observe this expression, it is a sin x plus b cos x. I know that if y is a sin theta plus b cos theta, then range of y, या y belongs to, बोलो याद है, √(a² + b² नेगेटिव टू √(a² + b²। आई होप सबको याद होगा, ये 11th में किया हुआ। तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी -√5 से √5 लाई करेगी, और 5 ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा कि अगर मैं इस बात को 1/y0 मानता हूँ, तो y0 की वैल्यू जो है वो 5 - √5 से 5 + √5 होगी। एंड अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो रेसिप्रोकल करने पे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1/y0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 + √5, और यही 1/y0 क्या है, y है। तो y बिलोंग्स टू 1/5 - to 1/5 + √5। दिस इज योर रेंज फॉर द क्वेश्चन कंसर्न। तो ये 17th A का रेंज है, ठीक है। ये डाउट किसका था, ये क्वेश्चन किसका था डाउट, ओके। अब 17th A हो गया। ऐसे 17th B देखो, अब सिमिलर है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में क्या डिस्कस करूं। 17th B जो है वो 1/, इसका अपने आप बताओ जरा, तो cos 2x + 2 sin x, 2 sin 2x एक्चुअली इसी का आधा पार्ट है। ये इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो अब वर्बली बोलो। तो ये -√5 से √5 है, तो रेंज क्या होगा, हाँ, -∞ से 1/(-√5) क्लोज्ड यूनियन 1/√5 to ∞। रेसिप्रोकल के लॉ में अगर x बिलोंग्स टू a to b है, a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो 1/x बिलोंग्स टू, आपको अच्छी तरह से आता है, -∞ to रेसिप्रोकल ऑफ a यूनियन रेसिप्रोकल ऑफ b to ∞। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ। 17 का B हो गया बेटा। 17 का C पार्ट जो है वो भी एकदम बिल्कुल सिमिलर था, तो होपफुली हो ही जाएगा। y इज इक्वल टू 1/2, अब वर्बली बताओ आप, sin 3x प्लस cos 3x। तो ये क्वांटिटी की रेंज क्या आएगी, -√2 से √2,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की रेंज क्या आई, -√2 to √2, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 माइनस √2 टू 2 प्लस √2, 2 माइनस √2 पॉजिटिव है तो आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 प्लस √2 मिनिमम वैल्यू आएगी, 1/2 माइनस √2 मैक्स वैल्यू आएगी। ये आपका y की रेंज आएगी। तो 2 स्टेप थे, मैंने उसको पूरा डिटेल नहीं किया, मैंने स्ट्रेट अवे लिख दिया। अगर सबको बात समझ में आ गई तो प्लीज लेट मी नो। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं डिटेल भी करके बता सकता हूँ इसको। हाँ समझ में आ गया बेटा? सारे लोग आंसर कर दो भाई, समझ में आ गया तो दिस वाज गेम 8। ठीक है, अब आते हैं हम गेम 9 पर। गेम 9 में क्वेश्चन नंबर 18, सिर्फ एक क्वेश्चन में डाउट बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18, दैट्स इट। और 20th में भी एक बच्चे ने बोला कि 20th में डाउट है, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ऐसा आपने बोला है तो ठीक भी है, बिकॉज इट वाज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में अभी मुझे क्लियर नहीं कि आपने किया कि नहीं किया। 25 में डाउट हो सकता था किसी का, नहीं 25th बेटा डिस्कस नहीं हुआ था, इसलिए 25th अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। तो लेट मी से गेम 9 की बात करते हैं। गेम 9 फंक्शन का गेम 9 क्वेश्चन नंबर 18। अब 18th क्वेश्चन में क्या है देखो, 3 पार्ट्स हैं। तो हमें सब्जेक्टिविटी बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन रियल सेट से एक सेट ए पर डिफाइंड है सच दैट, जैसे ए पार्ट की बात करें, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू e raised to the power x minus e raised to the power minus mod x upon e to the power x plus e to the power minus mod x, then find a क्या होगा अगर ये सर्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली फॉर टू बी सर्जेक्टिव a must be range। a क्या है, ये जो है कोडोमेन है ना, तो टू बी सर्जेक्टिव कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। a इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, मतलब कुछ नहीं है, रेंज निकालना आपको इस फंक्शन। अब रेंज निकालने के लिए डोमेन ऑल रियल है, अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा और मॉड एक्स हमेशा डिफाइंड होता है, एक्सपोनेंशियल हमेशा डिफाइंड होता है, तो डोमेन ऑल रियल है। रेंज निकालने के लिए हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल मेक इट फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस एक्सप्रेशन। फॉर दैट इफ x belongs to -infinity to 0 then mod x is -x, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस ऑफ माइनस x मतलब x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस ऑफ माइनस x e की पावर x, ऐसा हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। और अगर x 0 से इन्फिनिटी है, मॉड्यूलस में इक्वालिटी दोनों तरफ ले सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक साइड में इनइक्वालिटी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो जाएगा जी, तो x 0 से इन्फिनिटी में मॉड x x हो जाएगा, तो ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ऐसा हो जाएगा। अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फॉर ऑल x belonging to -infinity to 0 output is constant 0, so it is a many one function। और अगर x की वैल्यू -infinity से 0 इंटरवल में है, देन इस डोमेन के लिए रेंज जो आई वो आई सिंगलटन 0। अब हमें जो रेंज निकालनी है वो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव डोमेन के लिए निकालनी है। इनफैक्ट अगर x को 0 भी ले लो ना, 0 क्लोज कर दो तो भी वही है, क्योंकि 0 पर वैल्यू भी चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो 0 ही आ रही, सिंगलटन 0। पॉजिटिव इनपुट्स के लिए रेंज निकालनी है इस वाले डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन से पॉजिटिव इनपुट के लिए रेंज निकालनी है। क्लियर है? तो इसके लिए अब क्या किया जाए जी, इसके लिए किया जाए कि y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x।
आया। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो हो जाएगा e की पावर 2x -1 अपॉन e की पावर 2x +1। क्या किया मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, या बोलो e रेस टू द पावर -x को रेसिप्रोकल 1 अपॉन e की पावर x लिख दिया। और फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो y + 1 अपॉन y -1 क्या हो जाएगा बताओ? अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आ जाएगा e रेस टू द पावर 2x का डबल, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आएगा -2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ e की पावर 2x, विच इज डेफिनेटली, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो e की पावर 2x 1 से बड़ा है, तो माइनस ऑफ e की पावर 2x क्या हो जाएगा? Since x is greater than 0, e to the power x will be greater than e की पावर 0, that is 1, तो माइनस ऑफ e की पावर x will be less than -1, लेस देन -1 नहीं, नेगेटिव नहीं, लेस देन -1 होगा, तो ये लेस देन -1 कर दिया मैंने। अब इसको इधर लाना पड़ेगा बेटा, तो y + 1 अपॉन y -1 + 1 लेस देन 0 हो जाएगा, तो यहां से आएगा 2y अपॉन y -1 इज लेस देन 0। अब वेविकर मेथड लगाओ, तो 0 और 1, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, y बिलोंग्स टू 0 to 1 आया, ओपन 0 to 1। तो हमने ये प्रूव किया कि जब वेरिएबल इनपुट वेरिएबल जो है इनपुट अगर 0 से इंफिनिटी होगा तो आउटपुट जो होगा वो 0 to 1 होगा, ओपन 0 to इंफिनिटी, तो आउटपुट 0 to 1 होगा। किस फंक्शन का? थ्रू दिस फंक्शन, क्योंकि इस इंटरवल में यही फंक्शन की डेफिनेशन है। और जब इनपुट -∞ से 0 क्लोज्ड होगा तब तो आउटपुट कांस्टेंट है 0, तो ये दोनों का यूनियन लेकर के फाइनली क्या है, रेंज क्या है? रेंज, जल्दी बताओ रेंज क्या है? तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, हाँ अरे 0 क्लोज कर देंगे, यहाँ ऑलरेडी 0 ले चुके हैं ना, इसके और इसको इंटरसेक्शन का, इसका दोनों का यूनियन लेंगे ना, तो रेंज आ जाएगा 0 क्लोज्ड से 1 ओपन। ये जो दूसरा केस लिया है मैंने, ये जब x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी के लिए लिया है, ये वाला केस, ये केस 2, और केस 1 तो कर लिया था पहले ही, ये केस 1 था। अभी क्लियर हुआ? तो इसका मतलब सेट ए क्या होना चाहिए? सेट ए होना चाहिए क्लोज्ड 0 to 1 ओपन। इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। अब ये क्वेश्चन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व कर जाएंगे। तो इसी का बी पार्ट करके बताओ, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। इसी 18th का बी पार्ट जो है वो ऐसा है कि एफ एक्स जो तुम्हारा है y, वो दिया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस मॉड x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर मॉड x। अब क्या होगा? इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e की पावर x अगर नेगेटिव है तब तो 0 ही हो रहा है,
और अगर x पॉजिटिव है तब हो रहा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 e की पावर x which is nothing but 1 minus e की पावर माइनस 2x बाई 2। ये था जब x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, नेगेटिव से 0। ये है जब x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। निकाल लेंगे आंसर। तो केस 1 यहां भी वही करेंगे। केस 1, if x belongs to minus infinity to 0, then range is singleton 0. Case 2, if x belongs to 0 to infinity, close 0 लिया मैंने। In that case हमारा y जो है ना, y हमारा ये है 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2x बाई 2, और x हमारा 0 से इन्फिनिटी है तो माइनस 2x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा क्लोज्ड, और e की पावर माइनस 2x जो है वो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, e की पावर 0 1 होगा क्लोज्ड। अब इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 ग्रेटर देन e की पावर माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 ग्रेटर देन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड करें, हाफ यहाँ हाफ यहाँ हाफ, तो फाइनली हमारा जो y आया y वो आ गया 0 से 1/2 तक, 1/2 ओपन 0 क्लोज्ड। ये तुम्हारा आउटकम आया जब इनपुट यहां देंगे तो, और यहां पर 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यही आंसर आ गया, ये रेंज आ गई। तो इस केस में यही सेट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि हम अगर बोलते हैं कि फंक्शन जो है रियल सेट से ए पर डिफाइंड है तो बाइजेक्टिव मतलब सर्जेक्टिव होने के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो मैंने 2 पार्ट कर दिए, तीसरा पार्ट आप पे छोड़ता हूँ, अपने आप कर लेना, अगर दिक्कत होगी तो आप कभी भी पूछ लेना। इसमें एक 20th क्वेश्चन था इसी गेम में, गेम 9 में। It says that a function is defined from set of natural number except 1 to set of natural numbers such that f of n is highest prime factor of n, so that f is neither 1 1 nor onto। ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि f of 2 जो है वो 2 होगा, f of 3 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, f of 4 में 2 होगा, f of 5 में 5 होगा, f of 6 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा, f of 7 में 7 होगा। तो लुकिंग एट दिस आपको एक बात तो क्लियर चल रही है कि ये मेनी वन है ना, क्योंकि 2 कई सारे इनपुट पे 2 वैल्यू है, कई सारे पे, तो इट्स अ मेनी वन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन है। और रेंज इसकी क्या है, तो रेंज में सारे प्राइम ही आएंगे, 2 3 5 7 ऐसे सेट ऑफ प्राइम्स। which is a subset of natural number, तो it is into function, तो 1 1 भी नहीं है और on to भी नहीं, that's it। तो ये हो गया तुम्हारा गेम 9। ठीक है जी, गेम 10 पे आओ। गेम 10 में सॉरी, गेम 10 में तुमने पूछा क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन, तो जो आपको
ये तो क्लास में डिस्कस हुआ, वो लेक्चर में भी था। 17th भी लेक्चर में था। 23rd क्लास में डिस्कस हो चुका है। चलो देख लेते हैं भाई, अब पूछ लिया है तो डिस्कस तो करना पड़ेगा। गेम 10, 16th क्वेश्चन क्या है? बोल रहे हैं कि एसएन, इससे पता चलता है ना कि वो लेक्चर तो आप लोगों ने देखा नहीं था। जो जेंट का जो लेक्चर मैंने शेयर किया था उसको आपने देखा नहीं था सीरियसली। उसमें बहुत इलेबोरेट करके इसका डिस्कशन है, तो आप लोग झूठ बोल देते हैं कि हाँ हाँ सर देख लिया। तो भाई ठीक है, आपकी मर्जी। समेसन आर फैक्टोरियल, आर वेरीज 1 to n। मतलब 1 फैक्टोरियल से लेके n फैक्टोरियल के सम को Sn बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि शो दैट Sn minus 7 times Sn by 7 is a constant and evaluate it for n greater than equal to 6। मतलब n की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू इवेलुएट करना और बताना कि ये कांस्टेंट है। अब पहली बात तो ये समझो कि S6 क्या होगा। या Sn इफ n ग्रेटर देन 6 है तो ये क्या होगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल एंड ऑन एंड ऑन। अच्छा जी, ये जो सम है ये 7 का मल्टीपल है। कैसे? कैसे इस बात को हम कह सकते हैं? वो देखो पहले, 7 का मल्टीपल नहीं है। जरा ऐसे देखो कि 7 फैक्टोरियल भी छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि 7 फैक्टोरियल ऑनवर्ड जो होगा वो तो 7 का मल्टीपल होगा, इसमें तो आप मानते हो ना। इसके बाद जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। और अगर मुझे इस नंबर को 7 से डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके वो क्वांटिटी क्या आती है वो फिगर आउट करना है, क्योंकि इंटीजर पार्ट निकालना है। तो 7q प्लस आर, ऐसे सोचो आप कि इफ Sn इज 7 times q प्लस आर, आर इज द रिमाइंडर, Sn तो कोई इंटीजर ही है, तो Sn बाई 7 जो होगा वो होगा q प्लस आर बाई 7। और r की वैल्यू डेफिनेटली 0 से 7 के बीच में होगी, तो r बाई 7 हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। तो Sn बाई 7 का जिंट जो होगा, मैं बता रहा हूं कि क्या निकालना है आपको, तो ये होगा इंटीजर पार्ट ऑफ व्हाट, q प्लस आर बाई 7। और r बाई 7 फ्रैक्शन है तो ये एक्चुअली q आएगा। मतलब फाइनली आप समझो आपको क्या निकालना है, आपको ये क्यों निकालना है। क्यों मतलब Sn को 7 से डिवाइड करके कोशेंट क्या आएगा, ये समझना आपको। अब देखो उसके लिए मैंने Sn पहले इसको देखा था, ये क्या 1 1 1 प्लस 2 2 प्लस 6 6 प्लस 24 24 प्लस 120 120 प्लस 720। व्हाट इज दिस क्वांटिटी? ये 840 हो गया, 864, 873 हो गए प्लस 7 लैम्डा। 873 जो है अब कर जाएंगे, अब समझ में आ रहा है कि नहीं?
इसके बाद बचा क्या? एसएन क्या है बताओ? एसएन तुम्हारा है 873 प्लस 7 लैम्डा। और एसएन बाय 7 क्या होगा? एसएन बाय 7 का जिंट क्या होगा? तो होगा, यहां लिखो 873/7 प्लस लैम्डा। 873 क्या है? 873 को अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा? बेसिकली 7 टाइम्स सम कोशेंट, 873/7 क्या आएगा? हाँ हाँ, लिख दो बोलो। यहां लिख दें -7 टाइम्स, इसको लिख दें 873 प्लस 7 लैम्डा डिवाइडेड बाय 7। तो बेसिकली क्या नजर आ रहा है आपको? 873 प्लस 7 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स लैम्डा माइनस 7 टाइम्स, यहाँ क्या आ रहा है? ये तो लैम्डा तो इंटीजर है, वेयर लैम्डा इज एन इंटीजर, ये समझना। तो ये क्या आ गया? 7 लैम्डा बाई 7, 873/7 मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ 873/7 एंड प्लस लैम्डा। अब ये लैम्डा तो बाहर आ गया, तो एक्चुअली देखो तो 873 प्लस 7 लैम्डा ये, और उधर -7 लैम्डा हो तो कैंसिल ही हो जाएगा। -7 टाइम्स 873/7 का जिंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। अब बचेगा क्या? 873/7 का जब 873/7 का जब आप कोशेंट प्लस रिमाइंडर अलग करोगे, हाँ कोशेंट रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा? कोशेंट रह जाएगा कि रिमाइंडर रह जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। हम्म। अभी भी नहीं समझ पा रहे बात को। इसको ऐसा करो, इसको आप क्या लिख रहे हो? 7 इंटू बोलो, ये 7 इंटू कितना था? 1 2 4 प्लस 5 प्लस 7 लैम्डा, यही था। मतलब है कि इसको अगर आप पूरा ये इसको भी लैम्डा में ले लो ना, तो एक्चुअली ये क्या है? 7 इंटू लैम्डा नॉट प्लस 5 है। एसएन तुम्हारा 7 इंटू लैम्डा नॉट प्लस 5 है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? लैम्डा नॉट मतलब लैम्डा और 124, लैम्डा भी इंटीजर है, 124 भी इंटीजर है, वो क्लब हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ तुम्हारा कि एसएन बाई 7 ये क्या हुआ बेसिकली? ये हो गया लैम्डा नॉट प्लस 5/7।
where lambda naught is integer, where lambda naught is integer। तो अगर आपसे बोला गया कि एस एन माइनस 7 टाइम्स इंटीजर पार्ट ऑफ एस एन बाई 7 की वैल्यू क्या होगी, तो एस एन को तो आप यही लिखोगे कि 7 लैम्डा नॉट प्लस 5 माइनस 7 टाइम्स, यहां पर आप लिखोगे लैम्डा नॉट प्लस एस एन बाई 7, यही लिखोगे ना आप, सॉरी 5/7, यही लिखोगे कि नहीं, जल्दी बोलो। तो अब ये लैम्डा नॉट तो इंटीजर है, तो इंटीजर की प्रॉपर्टी से 7 लैम्डा नॉट प्लस 5 माइनस लैम्डा नॉट बाहर आ गया, माइनस 7 टाइम्स ये आ गया लैम्डा नॉट प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ 5/7, ये तो जीरो ही है। या ऐसे बोलो कि लैम्डा नॉट प्लस 5/7 ये तो प्योरली फ्रैक्शन है, ये इंटीजर है, तो इसका इंटीजर पार्ट तो लैम्डा नॉट ही हुआ ना, तो ये जीरो हो गया, दिस इज जीरो। तो आंसर है 7 लैम्डा नॉट प्लस 5 माइनस 7 लैम्डा नॉट, तो ये कैंसिल पूरा नहीं हो गया, तो पूरा आंसर क्या है, 5 ही तो आएगा आंसर ना। तो ये चीज ऐसे करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ऐसे मत समझो उसको, ऐसे सीधे स्ट्रेट में समझो, मेक इट वेरी सिंपल। ठीक है जी, तो वैल्यू विल बी जस्ट 5 और कुछ नहीं इसमें। 17th क्वेश्चन जो था, ये क्लियर है सभी को कि नहीं? 17th क्वेश्चन पे जाओ। 17th क्वेश्चन जो था बेटा वो था, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे, यहां से ध्यान से देखो। एक तो दिया इन्होंने y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ साइन ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ साइन ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ साइन ऑफ x, ऐसा। इसका मतलब सबसे पहले देखो ये इंटीजर है तो ये इंटीजर के बाहर आ जाएगा, है ना, ये पूरा इंटीजर है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करो पहले, तो ये पूरा इंटीजर जिंट से बाहर आएगा, तो जिंट ऑफ साइन एक्स प्लस जिंट ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीजर पार्ट साइन एक्स हो गया, पहले तो एक इंटीजर बाहर आ गया, अब फिर ये इंटीजर भी बाहर आएगा जब, तो 3 जिंट साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ट्रिपल ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल होके जिंट साइन एक्स हो गया। तो एक फंक्शन तो तुम्हारा y इज इक्वल टू जिंट साइन एक्स है, दूसरा फंक्शन जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो दे रहा है कि y प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ y का जिंट इज इक्वल टू 2 cos x, तो ये फंक्शन ये 2 जिंट y हो जाएगा, जिंट y प्लस जिंट y, 2 जिंट y इज इक्वल टू 2 cos x, मतलब ये फंक्शन आ गया y का जिंट इज इक्वल टू cos x। तो इतना पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया, तो इस पार्ट को अब मैं हटा रहा हूं, मेरे पास अब दो फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं, इसको हटा दिया। क्या लिखा है, एक फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू जिंट साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन आया जिंट y इज इक्वल टू कॉस एक्स। मुझे इसको सॉल्व करना है, दो तरीके सॉल्व करने के लिए, एक तरीका है कि आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो और एक तरीका है कि आप इसको एनालिटिकली सॉल्व करो। अगर मैं एनालिसिस से जाता हूं तो साइन एक्स का जो जिंट का वैल्यू है, साइन एक्स -1 से 1 होता है, तो इसके जिंट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटी होगी, क्या कि y की वैल्यू या तो -1 होगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, -1 0 और 1, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे वर्टिकली लिख दिया मैंने। वेरएज जो दूसरा केस है, जिल्ट y हमेशा इंटीजर होगा, cos x -1 से 1 होता है, तो cos x -1 से 1 में, -1 से 1 में 3 ही इंटीजर वैल्यू लेता है वो, -1 0 या 1, तो ये इक्वेशन तभी सॉल्व होगा जब cos x की वैल्यू या तो -1 हो जाए या तो 0 या तो 1। तो यहाँ से भी आ जाएगा कि cos x की वैल्यू -1 हो जाए या 0 हो जाए और या 1 हो जाए। अब जरा बताओ कि y -1 कब होगा, जब sin x की वैल्यू -1 से 0
और 0 कब होगा? जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 हो, और 1 कब होगा? जब साइन एक्स की वैल्यू 1 हो, है ना? अब देखो इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि दीज टू इक्वेशन, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली कब सेटिस्फाई होंगे? कॉमन सोल्यूशन, कॉमन पॉइंट्स, जब दोनों का आउटपुट सेम हो जाए, सेम एक्स के ऊपर में, तभी ऐसा होगा। तो ये दोनों इक्वल होने के लिए पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है आपको। अब यहाँ एक बात तो देखो, cos x -1 होता है तो sin x 0 होता है, बट यहाँ 0 है नहीं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? cos x -1 कब होता है? जब x हो जाए ऑड मल्टीपल पाई, और जब x ऑड मल्टीपल पाई होगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं सॉल्व करने के लिए अब ऐसे अप्रोच कर रहा हूँ। देखो इस एनालिसिस के बाद मैंने देखा कि ये जिंट y इक्वल टू cos x है ना? अगर ये वैल्यू इसमें डाल दिया जाए तो क्या आएगा बेटा? जिंट ऑफ, बोलो, जिंट साइन x इज इक्वल टू cos x। जिंट के ऊपर जिंट लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्चुअली आया कि इक्वेशन हमारा बना जिंट साइन x इक्वल टू cos x। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, x की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ऑब्वियस ही बात है कि इसकी वैल्यू भी इंटीजर है तो cos इंटीजर होना चाहिए। तो cos x की वैल्यू 1 -1 0, तो 3 केस ले लिए। केस 1 ये वाला केस, इफ x इज n पाई 2n + 1 पाई ऑड मल्टीपल पाई, देन cos x इज इक्वल टू -1 RHS, दैट इज RHS, बट LHS क्या हो जाएगा? LHS इक्वल टू 0, सो नो सोल्यूशन। केस 2, जब cos x की वैल्यू 0 हो जाए, कब होती है भाई? 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल π/2। तो अगर x की वैल्यू ऑड मल्टीपल π/2 हो गई तो इस केस में cos x 0 हो गया तो RHS तो 0 हो गया। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, वही RHS इज 0, बट LHS ऑड मल्टीपल π/2 पर sin x की वैल्यू +-1 होती है। जिंट ऑफ sin x, दैट इज जिंट ऑफ +-1, that is +-1, तो RHS 0, LHS +-1, no solution। and last case, केस 3, थर्ड केस में आप देखो तो थर्ड केस में हम बात करें, थर्ड केस मतलब जब RHS cos x की वैल्यू 1 हो जाए। कब होती है? जब x 2n पाई हो जाए, then RHS is 1 but LHS sin x is 0, तो जिंट ऑफ 0 that is 0, no solution, and therefore equation has no solution। तो सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। इफ यू एग्री, यहीं पर मैं डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं। एक पीरियड कॉस का क्या होता है बेटा? कॉस का 1 पीरियड क्या होता है? 2 पाई, और साइन का भी 1 पीरियड होता है 2 पाई।
तो हम ऐसा करने जा रहे हैं, 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये 0 है और ये पाई है और ये 2 पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, और y को 1 y को -1 दो लाइन ले लो, ये y को 1 है और ये y को -1 है। राइट साइड फंक्शन cos x है और लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन sin x है। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले sin x का ग्राफ बनाता हूँ, डॉटेड, पाई बाई 2 पर 1 होता है, रफली ऐसा होगा ग्राफ। ये sin x का ग्राफ है, रफली ऐसा। cos x का तो पूरा ग्राफ बना, sin x का ग्राफ नहीं चाहिए मुझे, जिड sin x चाहिए। तो जिड sin x का ग्राफ बनाने के लिए इंटीजर पार्ट ऑफ sin x, इंटीजर पार्ट ऑफ sin x देखो ध्यान से, 0 से पाई बाई 2 तक तो 0 रहेगा, क्योंकि 0 का जिंट 0 से 1 में जिंट 0 रहता है। ये जिंट sin x का ग्राफ है, यहाँ पर सर्कल होगा, यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी जिंट sin x की, इसके बाद फिर 0 हो जाएगा, 0 से 1 तक कोई भी नंबर लेंगे तो जिंट 0 आएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है किसका ग्राफ है ये, और इसके बाद sin x नेगेटिव हो गया तो उसका जिंट जो है -1 हो जाएगा, और यहां से लेकर के यहां तक जिंट ऑफ sin x -1 रहेगा, फिर यहाँ जिंट sin x 0 हो जाएगा। एक पीरियड मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि दोनों फंक्शन 2 पाई से पीरियोडिक है, तो एक पीरियड में अगर सोल्यूशन मिलेगा तो आगे भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है भाई, जल्दी बोलो। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू जिंट ऑफ sin x। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जब जब साइन की वैल्यू 0 है तो जिंट 0 है, जब साइन की वैल्यू 1 है तो जिंट 1 है, और जब साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो जिंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो जिंट -1 हो जाएगा। अब कॉस की ग्राफ तो आप में से हर एक को पता है, कोसाइन का ग्राफ पता है, तो कोसाइन का स्ट्रेट वे ग्राफ बनाओ, यहां से चलेगा ऐसे, यहां पर आएगा, यहां पर कट करेगा, लेकिन यहां पर वो साइन एक्स जिंट साइन एक्स यहां नहीं है डिफाइंड, और फिर ये यहां से ऐसे डिक्रीज करते हुए यहां आएगा, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू -1 होगी, बट वहां पर जिंट साइन एक्स की वैल्यू 0 है, और इसके बाद ये नीचे चला जाएगा ऐसा। तो एक्चुअली देयर वर 2 लोकेशंस जहां पर दोनों फंक्शंस के मिलने के चांसेस थे। कहां पर, एक पाई कॉमा -1 पर और एक पाई बाई 2 कॉमा 0 पर। बट cos x फंक्शन जो है तुम्हारा वो पाई बाई 2 कॉमा 0 से पास कर रहा है, बट जिंट साइन एक्स फंक्शन उस पॉइंट पर मिसिंग है, वो यहां है, यहां पाई बाई 2 कॉमा 0 नहीं उस ग्राफ पे, पाई बाई 2 कॉमा 1 पर है, और ऐसे पाई कॉमा -1 पर जिंट साइन एक्स जो है वो एक्चुअली पाई कॉमा 0 पर उसका पॉइंट है डॉट, और यहाँ पर हॉलो था उसका, तो इसलिए 2 पॉइंट जहां दोनों फंक्शन के इंटरसेक्ट करने के चांसेस थे वहां पर एक फंक्शन वहां से जंप कर गया, इस वजह से वैल्यू इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, तो नो सोल्यूशन। ठीक है जी, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17th के बाद में 23rd क्वेश्चन एक था जो ऑलरेडी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका था, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और 26th क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बताने का नहीं, ये भी क्लास में डिस्कस हो चुका। ऐसा समझो आप, 26 क्वेश्चन ऐसा था, सिग्मा 50/200 प्लस के का जिंट वेयर के वेरीज 1 to 199, 0 to 199, और आपको पता है कि 50 प्लस के बाई 200 की वैल्यू will be less than 1, it will lie between 0 to 1 if k is less than or equal to 149.
and therefore gint of 50 by k by 200 will be 0 if k is less than equal to 149. तो इसको हम स्प्लिट करेंगे ऐसा, सिग्मा k की वैल्यू 0 से 149 तक अलग कर देंगे और 149 से 150 से 200 तक 50 प्लस k अपॉन 200 का इंटीजर पार्ट अलग कर देंगे सीरीज को। 150 टर्म सेपरेट कर लिया शुरू के और उसके बाद वाले 50 टर्म को अलग कर लिया, टोटल 200 टर्म्स थे। अब यहाँ देखो ये टर्म तो 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो 0 0 0 चाहे जितनी बार ऐड करो 0 ही आएगा। और ये टर्म की वैल्यू 1 है क्योंकि अगर k की वैल्यू 200 नहीं 199 है, सॉरी k की वैल्यू 199 दो तो मतलब 200 भी दे दो तो 250 बाई 200 1 पॉइंट समथिंग है तो उसका जिंट 1 होगा। अगर k की वैल्यू 150 दो तो भी जिंट 1 है, तो 150 से लेकर के 199 तक जिंट की वैल्यू 1 रहेगी, मतलब ये टर्म 1 रहेगा। तो दिस विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? 50 टाइम्स। 150 से 199 मतलब 199 में से 49 टर्म माइनस कर दो तो ये 149 टाइम्स, तो 50 टर्म्स बच जाते हैं। तो 50 टर्म्स है 111, तो आंसर आ गया 50, दैट्स इट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर गेम 11। गेम 11 में डाउट्स थे आपके, काफी सारे डाउट आपने बोले हुए, तो गेम 11 देखो भाई सब लोग। गेम 11 में क्वेश्चन नंबर 11 एक बोला है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जी। एफ एक्स इज सिग्नम एक्स एंड विच इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, 0 व्हेन एक्स इज 0 एंड -1 व्हेन एक्स इज नेगेटिव। और जी एक्स के बारे में बोला 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, राइट। तो एफ जी एक्स क्या होगा ये, और 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आप जानते हो क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है ना। तो एफ जी एक्स का मतलब क्या है? एफ जी एक्स का मतलब सिग्नम जी एक्स, और सिग्नम जी एक्स का मतलब क्या होता है कि 1 अगर जी एक्स पॉजिटिव है और 0 अगर जी एक्स की वैल्यू 0 है और -1 जब जी एक्स नेगेटिव है। बट मजेदार बात क्या है कि जी एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, और अगर जी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है तो सिग्नम जी एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा? तो बाकी सारे केसेस तो नल एंड वाइड हो गए, जी एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो सिग्नम जी एक्स 1 आएगा। तो एफ जी 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। अब जी एफ एक्स की बात करते हैं। जी एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, that is 1 plus fractional part of signum x। सिग्नम एक्स की वैल्यू 1 होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 होगी तो भी फ्रैक्शनल पार्ट 0, -1 होगी तो भी फ्रैक्शनल पार्ट 0, क्योंकि सिग्नम एक्स की वैल्यू इंटीजर होती है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो ये आंसर आ गया 1 प्लस 0 तो 1। तो जी एफ एक्स और एफ जी एक्स दोनों हमेशा 1 होंगे, तो दोनों इक्वल फंक्शन। तो जी एफ एक्स इज सेम एज एफ जी एक्स एंड दोनों कांस्टेंट फंक्शन 1 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो दोनों का सेम डोमेन है, सेम रेंज है और हर इनपुट पर सेम आउटपुट है, तो दे आर इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। तो वही एग्जांपल है कि गॉफ एक्स और फॉग एक्स इक्वल कब होते हैं? जब या तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो, या तो उनमें से एक आइडेंटिटी फंक्शन हो, और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जैसे ये देखा ना, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है क्योंकि दोनों नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इन दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, फिर भी फॉग और गॉफ दोनों सेम फंक्शन आ गए, दोनों इक्वल फंक्शन आ गए। ठीक है जी।
तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 14, 15, मतलब 14 तो बताने लायक है नहीं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फिर भी एक पार्ट में डिस्कस कर दे रहा हूं 14th का और 15th का भी। फोर्टींथ में gx दिया हुआ है f ऑफ मॉड ऑफ जिंट ऑफ x। ध्यान से देखना, एक पार्ट डिस्कस करूंगा, बाकी अपने आप हो जाएगा। और बोल रहे हैं कि ए पार्ट में कर रहा हूं डिस्कस, राइट। डोमेन ऑफ fx इज -3 से 2 क्लोज्ड। तो इसका डोमेन gx का डोमेन चाहिए, तो gx को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? gx का इनपुट क्या है? gx में f में क्या इनपुट दे रहा हूं? मॉड ऑफ जिंट ऑफ x। तो मॉड ऑफ जिंट x f में इनपुट दे रहे हो और f का डोमेन होता है ये, तो मॉड ऑफ जिंट x shall be defined and its value should lie between -3 to 2 closed। जिसका मतलब आप बोलोगे मॉड ऑफ जिंटेक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर इक्वल टू और 2 से लेस इक्वल टू होनी चाहिए। दो इनइक्वालिटी यहां से आई, मॉड ऑफ जिंटेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये तो हमेशा ही सही होगा, एंड मॉड ऑफ जिंटेक्स लेस देन इक्वल टू 2। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर -3 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि बड़ी तो हमेशा ही होगी। तो यहां से तो आउटकम आ गया तुम्हारा ऑल रियल, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, हर रियल के लिए होल्ड करेगा। अब आ जाओ यहां से, किसी नंबर का मैग्नीट्यूड √2 से स्मॉलर है, जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि मॉड ऑफ y इज लेस देन डेल्टा, तो आप बोलते हैं y बिलोंग्स टू -डेल्टा टू डेल्टा। तो यहां बोलेंगे हम जिंट x की वैल्यू -2 से 2 होगी। अब जिंट x -2 से 2 है, तो बहुत बेसिक सी जिंट की इनइक्वालिटी हो गई। तो x कहां से कहां लाई करेगा? -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, क्योंकि जिंट x की वैल्यू 2 होगी, तो x 2 क्लोज से 3 ओपन जाएगा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जिंट x की वैल्यू या तो -2 होगी, या तो -1 होगी, या 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी। तो कंटिन्यूअस इंटीजर आ रहे हैं, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ओपन, तो ये आ गया। अब एंड है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली यही आएगा ना आंसर। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -2 क्लोज से 3 ओपन। दिस इज द आंसर। चलेगा? ये 14th का ए था। तो अब 14th बी और सी फिर से अपने आप ट्राई करेंगे, करना कुछ नहीं है, ये मॉड ऑफ जिंट x लाइज 0 क्लोज से 1 ओपन करके सॉल्व करना है। तीसरे केस में ओपन 0 से ओपन 1 में सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर देख लेना, मैच करता है, ठीक है। दिक्कत आती है दोबारा पूछ लेना, ठीक है। अब ऐसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं 15th, जो आपने पूछा 15th है, तो वो भी ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर है। फिर भी बोल रहे हैं डोमेन ऑफ f जो है वो 0 क्लोज से 1 ओपन है, तो f ऑफ मॉड ऑफ जिंट ऑफ x -2.5, ये जो है ये क्वांटिटी, इसका डोमेन क्या होगा? फाइंड डोमेन ऑफ दिस, इस फंक्शन का। तो ये फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, टू बी डिफाइंड, ये क्वांटिटी कहां लाई करनी चाहिए भाई? तो मॉड ऑफ जिंट ऑफ x -2.5 shall be greater than equal to 0 and less than 1। अब कोई नंबर का मैग्नीट्यूड अगर 0 से 1 में हो, तो वो नंबर कहां से कहां लाई करेगी? तो ये तो हमेशा ही ट्रू है कि मॉड हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें तो हमें प्रॉब्लम है नहीं। मॉड लेस देन 1, मॉड y लेस देन 1, तो y बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन।
तो मैंने यहाँ लिख दिया y मतलब जिंट ऑफ x माइनस 2.5 की वैल्यू -1 से लेके 1 तक होगी, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है 0 पर। अगर 0 पर इक्वालिटी नहीं होगी तो -1 से 1 एक्सेप्ट 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में किसी नंबर का जिंट, अब इसको ना ये x माइनस 2.5 को एक नंबर मानो, k मान लो k, तो आप बोल रहे हो कि जिंट k -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो -1 से 1 में तो इंटीजर एक ही होता है ना, ये k है k, तो इसमें जिंट k की एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना, क्या 0। इसका मतलब है k कहाँ होगा, k की वैल्यू 0 क्लोज से 1, क्योंकि 0 से 1 में k का जिंट 0, और k हमने किसको लिया था, x माइनस 2.5 को, x माइनस 2.5 0 क्लोज से 1 हो गया, 2.5 ऐड कर दो तो 2.5 से x बड़ा या इक्वल होगा, बट 3.5 से छोटा होगा। तो यहाँ से हमारा है x बिलोंग्स टू 5/2 से 3.5 7/2 तक, 7/2 ओपन 5/2 क्लोज। दिस इज योर आंसर। और इसी का अगला जो पार्ट था, ये ए पार्ट था इसका, फर्स्ट पार्ट। इसी का जो सेकंड पार्ट था उसमें था फंक्शन f ऑफ cos x, डोमेन f का यही था। तो ऑब्वियसली इसके लिए cos x की वैल्यू 0 से 1 चाहिए, cos x 0 से 1 चाहिए। अब ये तो बहुत सिंपल सा डाउट है, cos x का ग्राफ आप जानते हो, cos x 0 से 1 कब होता है, तो -π/2 से π/2। तो आप बोलेंगे दिस एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -π/2 क्लोज्ड से π/2 क्लोज्ड एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर cos की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 पर यहाँ इक्वालिटी नहीं है। इसी को cos का पीरियड होता है 2π, तो 2π से जनरलाइज कर दो, तो फाइनल जनरल सोल्यूशन है कि x बिलोंग्स टू 2nπ माइनस π/2 से 2nπ प्लस π/2 एक्सेप्ट 2nπ। और n कुछ भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है, तो यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये है आपका आंसर। तो इसके लिए आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, कंपोजिशन का कोई मेजर रोल नहीं था। तो मैंने बोला कि ऐसा ये जो है ना, जब आप सिर्फ इतना बोलोगे ना, 2nπ माइनस π/2 से 2nπ प्लस π/2 यूनियन एक्सेप्ट 2nπ, n को 0 दोगे तो ये इंटरवल आएगा, ये यहां से ये पूरा, ये छोड़ के 0 छोड़ के, और ये पूरा। बट आपको पता है ऐसे हर, जैसे 0 के अबाउट ऐसे सिमेट्रिक इंटरवल है, ऐसे 2π के अबाउट भी तो सिमेट्रिक आएगा, ये वाला। ऐसे 4π के अबाउट लेफ्ट राइट में सिमेट्रिक आएगा, माइनस एवरी इवन मल्टीपल पाई से लेफ्ट -π/2 प्लस π/2, तो -π/2 से π/2 ऐसे एक इंटरवल आते रहेंगे, ऐसे इन्फिनाइट इंटरवल आएंगे, उनका यूनियन हमारा डोमेन होगा। आई होप यू गॉट इट। ओके जी, अब देखो इसमें बात करते हैं हम लोग 17th क्वेश्चन की। 16th एंड 17th दोनों, गेम 11 है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि कुछ जिन लोगों ने डाउट नहीं शेयर किया, इससे क्या पता चलता है कि जो दिन कुछ पढ़ाया जाता है ना, उसके अगेंस्ट में जाकर के कुछ नहीं करते हो। अगर मैंने कंपोजिशन पढ़ाया तो गेम बनी इसलिए है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली उसी पर क्वेश्चंस हैं उसमें। तो कुछ क्वेश्चन मैंने उस गेम के करा दिए, रिमेनिंग तुरंत जाके उसी दिन आपको करना चाहिए, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उस दिन करना चाहिए। अगर वो आप करते ना तो आपकी ऐसी बुरी हालत नहीं होती कि सिर्फ 5 बच्चे जो है वो डाउट अपने शेयर कर रहे हैं, 6 बच्चे, और बाकी सब लोग जो है बस वैसे चुपचाप बैठे हुए हो। इसको बोलते हैं ना, बेशर्मी की हद हो जाती है। तो 16th क्वेश्चन में क्या है, f(x) दिया हुआ है ax अपॉन
अब जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, अगर आप में से जिन्होंने सॉल्व किया है, एफर्ट डाला है और वो ये सोल्यूशन देख रहे हैं तो उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जिसने बिल्कुल क्वेश्चन देखा नहीं और वो सिर्फ ये सोल्यूशन देख रहे हो तो आपका तो, आपके लिए तो एक चांस था, खत्म हो गया। लेकिन मजबूरी आपकी है कि आप इस क्लास को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इस क्लास में नहीं बैठेंगे तो फिर आपको मैं अगली क्लास में बैठने नहीं दूंगा। तो ये आगे से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज अ कॉशन, बोलो इट इज अ वार्निंग टू एवरी वन ऑफ यू हु इज नॉट वर्किंग इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, कि जो मैं काम डेली करा रहा हूं साथ के साथ करते जाओ। अगर मेरे साथ चले, मेरे से एक स्टेप आगे चले तो आपकी रैंक आएगी, और अगर मेरे से पीछे होना शुरू हो जाओगे फिर आपका कुछ कुछ नहीं हो सकता, आपको बहुत ट्रबल हो जाएगी। इसलिए पीछे होने का तो आपके पास ना स्कोप नहीं। मैं फंक्शन में डे 1 से बता रहा हूँ कि फंक्शन में आपको मेरे से आगे चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको रात में जगना है तो जगो, 2-4 दिन 6 दिन स्लॉग करो, जो करना है करो, आपको करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपने मतलब कि अगर वर्क ठीक से नहीं किया तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट करना डालना पड़ेगा। अभी अब ये फंक्शन है, बोल रहे एफ ओ एफ एक्स, एक्स है, एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये फंक्शन को सेल्फ इम्पोज, सेल्फ कंपोज करो तो आइडेंटिटी फंक्शन बन जा रहा है। कर दो कंपोज, मतलब ए एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब क्या है? और ये बात आइडेंटिटी है, मतलब इट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब है ए टाइम्स एफ एक्स क्या है, ए एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है जी कि ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी। अब याद आया कुछ 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट ये आइडेंटिटी है, तो अब पॉलिनोमियल आइडेंटिटी कब होता है भाई? जब ये हर एक्स के लिए ट्रू हो और हर एक्स इसका रूट हो। कब होगा? जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, एंड देयरफॉर ए प्लस 1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी एंड 1 माइनस ए स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी सिंगलटन -1 एंड इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आएगी +-1, 1 एंड 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेके ए बिलोंग्स टू सिंगलटन -1 आएगा। तो अगर ए की वैल्यू -1 होगी तभी ये होल्ड करेगा। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी, जब आप इन्वर्स कर लेंगे तो f को f में कंपोज करके आइडेंटिटी आने का मतलब एक ये भी होता है कि f इनवर्स x इज fx, तो ये फंक्शन अपना खुद ही इनवर्स है, तो इसका इनवर्स फंक्शन निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा। इसका इनवर्स फंक्शन निकाल के कंपेयर कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे इसका इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए y इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो x को y में कन्वर्ट करोगे तो y(x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स आएगा, तो फिर y माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू -y आ जाएगा, तो x जो है हो जाएगा y अपॉन ए माइनस वाई, मतलब f इनवर्स x जो होगा, x और y को इंटरचेंज करो तो x अपॉन ए माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो ये fx है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, नहीं, ए एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 को एक्स अपॉन ए माइनस एक्स
कर दो और ये बात बोल दो इट इज ऑल फॉर ऑल एक्स, तो अब वहां से भी वही आएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ भी देखो ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वही बात आ गई, देखो सेम, यहाँ से भी वही आ जाएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। अब 17th क्वेश्चन देखो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 17th, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी डिस्कशन अब नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। अच्छा, कल के क्लास में मैं पहले से बता दे रहा हूँ, कल के क्लास में हम लोग इनवर्स फंक्शन करेंगे, क्योंकि आपके डाउट्स जितने भी थे मोस्टली हो गए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा डाउट है नहीं, हार्डली 2-3 क्वेश्चन है जो आज नहीं डिस्कस हो पाए हैं। और इसके पहले वाली जो गेम्स हैं उसमें बहुत ही सेल्डम छोटे छोटे डाउट्स हैं, तो मैंने जानबूझ करके आज मैंने डिस्कस नहीं किए, तो कल मैं डिस्कस कर लूँगा। और उसके बाद 1 घंटे से ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे कल, डाउट अगर आपके कुछ और भी डाउट शेयर करोगे तो। और उसके बाद मैं कल इनवर्स फंक्शन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपके पास डाउट है तो अभी भी है कि आप मेरे को शेयर कर दो, शेयर करोगे तो डाउट डिस्कस होगा कल नहीं परसों की क्लास में, ठीक है। और अदरवाइज इनवर्स फंक्शन डिस्कस होगा उस क्लास में, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। 17th क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये बोल रहे हैं कि f2x अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब है f को 2 बार कंपोज किया। अगर मैं f3x लिख रहा हूं इसका मतलब है कि f को 3 बार कंपोज किया, सेल्फ, एंड सो ऑन, है ना। तो fnx का मतलब है f इज कंपोज्ड ओवर f n टाइम्स, राइट। तो कीपिंग दैट इन माइंड इन्होंने बोला कि f3nx क्या होगा। अगर 3n टाइम्स f को f के ऊपर में कंपोज करो तो क्या आएगा। तो उसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए, आप एक बार ये कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करो कि क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। f ऑफ fx क्या होगा, तो 1 माइनस 1 माइनस एफ एक्स, 1/1 माइनस एफ एक्स होगा कि नहीं होगा। x की जगह एफ एक्स डाला, ये हो गया बेटा 1/1 माइनस एफ एक्स की जगह क्या डालोगे, 1/1 माइनस एक्स प्लेस करोगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेकर के, तो n माइनस एक्स तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, या इसी को बोल सकते हो 1 माइनस 1 बाई एक्स हो गया। ये एफ ऑफ एफ एक्स हुआ। तो एक बार और कंपोज करते हैं, इसको f2x बोल सकते हो। f3x क्या होगा, तो f2x में x को fx डाल दो, f2fx दैट इज 1 माइनस 1 बाई fx। अब ना, अब 1 बाई fx क्या होगा, अगर fx ये है तो 1 बाई fx क्या होगा 1 माइनस fx इज दिस, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस x, इट इज 1 माइनस 1 प्लस x दैट इज x। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, मतलब f3x जो है वो आइडेंटिटी हो गया। तो अब मुझे बताओ f4x क्या होगा, तो ये हो जाएगा f3 में x को fx डालो तो ये fx हो जाएगा। f5x क्या हो जाएगा, तो ये f4 में x को fx डालो तो ये f ऑफ fx f2x हो जाएगा। मतलब और अगर f6x क्या होगा, तो f5 में x को fx डालो तो ये आ जाएगा f2fx, मतलब f3x फिर से आइडेंटिटी। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये पीरियोडिकली आइडेंटिटी होता रहेगा। तो f3x बोलो या f का 3 का सेकंड मल्टीपल f6x बोलो या f9x बोलो, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, f3nx वो क्या होगा, तो वो होगा x। और अगर कोई बोले f3n
प्लस 1x क्या होगा, तो वो होगा fx, दैट इज 1/1 - x। और f3n प्लस 2x क्या होगा, तो हो जाएगा f ऑफ fx, दैट इज इक्वल टू 1 - 1/x। तो ये मतलब अगर आपसे कोई बोले ना कुछ भी कि f ऑफ 2021x क्या होगा, तो अब आप सिर्फ ये देख लो कि इसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 2 2 4 1 5 समेशन ऑफ डिजिट 5 है, तो रिमाइंडर 2 आएगा, है ना। 3 इंटू 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 1 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर आएगा। तो इसको हम बोलेंगे f2 ना, 2 है तो f2x आ जाएगा, तो 1 - 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 17th क्वेश्चन हो गया। होपफुली इट इज क्लियर, सभी लोग को क्लियर है, कंफर्टेबल हो? ठीक है जी, तो चलो कोई नहीं, कीप वर्किंग, क्वेश्चन अभी भी करते रहो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा और मेहनत कर लो, और कल और डाउट शेयर कर दो, चाहे वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज के हों चाहे अदरवाइज, तो उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो लेट अस क्लोज द कॉल फॉर टुडे। आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। आपके डाउट्स मेरे पास में है, और भी जो डाउट आ जाएंगे तो बेटर होगा। अगर मुझे सफिशेंटली ज़्यादा डाउट मिल जाते हैं तो वो सारे सोल्यूशंस अगर दिन में मैंने बना दिया तो हो सकता है मैं सोल्यूशन बना करके आपको सोल्यूशन शेयर कर दूं, और शाम की क्लास को हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए यूटिलाइज कर सकें। हाँ हाँ, वेडनेसडे को क्लास है ऑब्वियसली, इसके पहले कहाँ आपकी क्लास होती है? ठीक है बेटा, चलो लेट्स क्लोज द कॉल।